वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ माय वेरी न्यू यूट्यूब चैनल हुज नेम इज़ गर्व एजुकेट्स। इस चैनल पर पढ़ने वाले हैं हम पॉलिटिकल साइंस से रिलेवेंट वो सारे टॉपिक्स जो कि बहुत ज़रूरी होने वाले हैं, एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले हैं। और इस चैनल पे मेरा पर्पज़ ये है कि मैं उन सारे स्टूडेंट्स तक पहुँच पाऊँ जिन्हें किसी भी तरह से पॉलिटिकल साइंस में परफेक्ट गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, जो एक सोर्स की तलाश में है, जो उन्हें हर टॉपिक डिटेल और डीप समझा सके। तो इस चैनल पर मैं कोशिश करूँगा कि वो सारी चीज़ें मैं आप तक डिलीवर कर पाऊँ जो आप मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे। साथ ही साथ इस चैनल पे बहुत जल्द मैं एक सीरीज़ लेके आऊँगा जो कि 12th के सिलेबस से रिलेवेंट होगी, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से। साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक जो कि हर कंपटीशन एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ज़रूरी है, जिसे आप पॉलिटिकल साइंस की बाइबल भी बोलते हैं, जो कि है लक्ष्मीकांत। उससे रिलेटेड हर एक टॉपिक जो कि एग्ज़ाम में भी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ आने भी वाला है आपके एग्ज़ाम में डिटेल में, और उस टॉपिक को किस तरह से हम इजीली समझ सकते हैं, वन बाय वन में उस पर एक सीरीज़ लेके आऊँगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मेरा पहला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को सबसे पहले वीडियो में चूज़ करने का कारण है कन्फ्यूज़न, जो कि मुझे बचपन से रहा है, शायद आप लोगों को भी रहा होगा। वो कन्फ्यूज़न ये है कि कभी आपने अपने पेरेंट्स को बोलते सुना है कि किसी कैंडिडेट की ज़मानत जब्त हो गई। सबसे बड़ा सोचने वाला सवाल तो ये है कि इलेक्शन में ज़मानत जब्त होने जैसा शब्द कहाँ से आता है, क्योंकि हम बचपन से मूवीज़ से इंस्पायर रहे हैं। हमने ज़मानत शब्द जो है वो सिर्फ पिक्चर में सुना है कि किस तरह से कैदी के लिए अमाउंट दिया जाता है जेल में और उसकी ज़मानत हो जाती है और फिर वो जेल से रिहा हो जाता है। लेकिन ये ज़मानत जब्त होने वाला शब्द जो है ये इलेक्शन में किस तरह से यूज़ आता है, देखिए आज इस टॉपिक में आपको समझाता हूँ। देखिए, वो जो अमाउंट की बात हो रही है ज़मानत जब्त होने की, वो ज़मानत जो अमाउंट है वो एक बेल अमाउंट होता है, ठीक है। वो इस टॉपिक में आपको कवर होने वाला है। एक इलेक्शन डिपॉजिट जिसे आप बोलते हैं, इलेक्शन डिपॉजिट का मतलब होता है कि आप किसी भी कैंडिडेट को रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, यानी कि अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक अमाउंट देना पड़ता है, जिसे ही बोला जाता है इलेक्शन डिपॉजिट या फिर बेल अमाउंट, ठीक है। देखिए, इसको समझने से पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा, चलिए साथ में ही चलते। देखिए, एक पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट आया था 1951 में, देश आज़ाद हुआ था, चुनाव होने वाले थे पहली बार। तो एक ऐसे परफेक्ट कानून, जब हमने इतना बड़ा संविधान बना दिया, इतने आर्टिकल्स बना दिए, हर एक चीज़ को चलाने के लिए हमने प्रॉपर कानून, प्रॉपर लॉज बनाए हैं, तो फिर ऐसे में इलेक्शन को हमें चलाने के लिए भी लॉज की ज़रूरत है। एक रिप्रेजेंटेटिव किस हद तक जाकर के चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है, किस तरह से वो कैंपेन चला सकता है, इसके लिए एक रूल्स रेगुलेशन होनी चाहिए। तो वहाँ से एक वही आइडिया पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट ऑफ 1951, डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, 1951। और उसमें एक सेक्शन है, सेक्शंस बहुत सारे हैं, जैसे आपके संविधान में है बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे सेक्शन, सब सेक्शंस, वैसे ही एक सेक्शन है इसमें, सेक्शन 34, जिसका पार्ट है फर्स्ट और बी, सब पार्ट है उसका बी, ठीक है। देखिए, इस सेक्शन में क्या बात होती है, इस सेक्शन में बात होती है किसी भी कैंडिडेट को जो कि चुनाव में खड़ा होना चाहता है, उसको एक परफेक्ट अमाउंट, जो कि कोई भी फिक्स्ड अमाउंट हो सकता है, वो अमाउंट उसको जमा कराना पड़ेगा, किसको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ठीक है। अब ये अमाउंट क्या हो सकता है, इसका पर्पस क्या है, क्यों रखा गया है, किन केसेस में अमाउंट वापस करा जा सकता है, किन केसेस में अमाउंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा रख लिया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, इस अमाउंट को रखने का एडवांटेज हमें अब तक क्या हुआ, डिसएडवांटेज क्या हुआ, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं, देखिए इस एक्ट में सबसे पहले मैं आपको एक वर्ड और बता दूं, क्योंकि ये अलग अलग नाम से आपने सुना होगा, जमानत जब्त होना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बेल अमाउंट, उसी को इलेक्शन डिपॉजिट भी बोलते हैं, और इसी को एक सिक्योरिटी अमाउंट भी बोलते हैं। जो कि आप कहीं पर मकान रेंट लेते हैं, दुकान लेते हैं, तो आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ता है। कहीं लोकल भाषा में उसको बोला जाता है पगड़ी देना, ठीक है। तो वो अमाउंट जो होता है उसको आप बोलते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो उसी तरह से इलेक्शन में भी ये वर्ड यूज होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट बाय रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो ये तीनों टर्म एक ही चीज़ के लिए हो रही है, आप इसको कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। अब ये अमाउंट की बात करते हैं। देखिए, अमाउंट कितना होना चाहिए, अमाउंट की अगर बात करें तो अगर कोई कैंडिडेट पार्लियामेंट में खड़ा हुआ है, पार्लियामेंट जिसको आप बोलते हैं लोकसभा, ठीक है, अगर वो पार्लियामेंट में खड़ा हो रहा है, तो ऐसे में अगर वो नॉर्मल कैंडिडेट है, ठीक है, हर, चाहे एग्ज़ाम की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, हर जगह हमने दो कैटेगरीज डिवाइड कर रखी है। एक तो रिजर्व कैटेगरी है, एक नॉर्मल जनरल कैटेगरी है, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ भी स्पेशलाइजेशन होगा। कैसे होगा, अगर कोई व्यक्ति पार्लियामेंट में चुनाव लड़ रहा है, या अगर वो खड़ा हो रहा है पार्लियामेंट का मतलब अगर वो एमपी के लिए लड़ रहा होगा, डेफिनेटली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा, सांसद उससे बनना है, तो अगर वो चुनाव लड़ रहा है वो नॉर्मल कैटेगरी से आता है, यानी कि जनरल कैटेगरी का है, कोई रिजर्व कैटेगरी से नहीं आता है, अनरिजर्व कैटेगरी का है, तो उस व्यक्ति को चुनाव आयोग को, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो अमाउंट देना पड़ेगा वो है 25,000 रुपीज़, 25,000 रुपये, ठीक है। लेकिन अगर वही कैंडिडेट
किसी स्पेशल रिजर्व कैटेगरी से आता है तो उस कैंडिडेट को जो अमाउंट देना पड़ेगा वो होगा 12,500 रुपीज़, जो कि जस्ट इसका हाफ होने वाला है। हाफ मतलब जस्ट इसका 1/2 अमाउंट उसे देना है, यानी कि 50% रिजर्वेशन आप बोल सकते हो ना दिया गया है यहाँ पे अमाउंट के अंदर, ठीक है। साथ ही साथ अगर कोई कैंडिडेट स्टेट असेंबली लड़ रहा है, स्टेट असेंबली जिसे आप विधानसभा बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना, विधानसभा का कोई इलेक्शन लड़ रहा है तो ऐसे में कोई भी कैंडिडेट है तो उसे 10,000 रुपये का अमाउंट जमा कराना पड़ेगा। किसको कराना पड़ेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ठीक है। और अगर वही रिजर्व कैटेगरी में आता है वहाँ पे तो वही सेम कैटेगरी है, यानी कि वही रिजर्व कैटेगरी जो यहाँ थी वो यहाँ है, और अमाउंट जो होने वाला है वो वही होगा 1/2 यानी कि 50%, यानी कि 10,000 देने थे तो अब देने पड़ेंगे 5,000। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो चुनाव में आपको खड़े होने के लिए 5,000 रुपये मात्र देने पड़ेंगे। किसको देने पड़ेंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए अब ये ठीक है, आपका लॉ बना दिया या आपने एक्ट बना दिया, ऐसे में इस एक्ट का पर्पज़ क्या है? क्या पर्पज़ होने वाला है? पर्पज़ होने वाला ये है कि एक तो ये अमाउंट आपको देना कब है? नॉमिनेशन के टाइम पे ही देना है, यानी कि अमाउंट जो आपको डिपॉजिट करना है जब आप अपना नामांतरण करने जा रहे हो। अगर आप चुनाव में खड़े हो रहे हो, आप नामांतरण कर रहे हो, यानी कि अपना नाम दे रहे हो कि मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव इस एरिया से, इस वार्ड से, ठीक है, इस सेक्शन से खड़ा होना चाहता हूँ, तो ऐसे में उसी नॉमिनेशन के टाइम पे आपको मिनिमम अमाउंट जमा कराना पड़ेगा, ठीक है। और एक और चीज़ है, इसका मीनिंग यहाँ पर 2 चीज़ें निकलती रही है। 2 चीज़ें किस तरह से निकलती हैं? यानी कि जब आप इलेक्शन में चुनाव हार जाएंगे या चुनाव किसी तरह से आप हार रहे अपने एरिया से, तो फिर ऐसे में आपको वो अमाउंट जो होगा उसका लॉस होने की पूरी संभावना हो सकती है, ठीक है। ऐसे क्या केसेस हैं कि चुनाव जीत के भी आप ये अमाउंट ले सकते हैं, चुनाव हार के भी आप ये अमाउंट ले सकते हैं, उसकी भी कुछ सिचुएशन नंबर 1 की बात करें तो अगर कैंडिडेट का नाम, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा अगर किसी कैंडिडेट का नाम रिजेक्ट कर दिया जाता है लिस्ट से, यानी कि उसको रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनने दिया जाए, किस सिचुएशन पर नहीं बनने दिया जा सकता है? यानी कि अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो चुनाव में धांधली करता हुआ पकड़ा जाए, अगर वो रिप्रेजेंटेटिव है वो किसी भी तरह की धोखाधड़ी करता हुआ पकड़ा जाए, बूथ कैप्चरिंग में अगर उसका नाम आता है, या फिर अपने किसी अपोनेंट को धमकाता है इलेक्शन में ना खड़े होने के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कई बार एक्शन लेने के पर्पज से उस कैंडिडेट का या उस रिप्रेजेंटेटिव का नाम लिस्ट से हटा देती है। तो ऐसे सिचुएशन में फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अमाउंट लौटाना पड़ता है उस रिप्रेजेंटेटिव को। सेकेंड सिचुएशन में अगर वो रिप्रेजेंटेटिव जो है किसी सिचुएशन की वजह से उसकी डेथ हो जाती है इलेक्शन से पहले, तो ऐसे में भी वो अमाउंट फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उस रिप्रेजेंटेटिव को वापस देना पड़ता है। साथ ही अगर वो कैंडिडेट इलेक्शन जीत जाता है, किसी भी परसेंटेज से जीतता हो, किसी भी मार्जिन से जीत जाता है, अगर वो इलेक्शन जीत रहा है, तो ऐसे केसेज में भी, हालांकि ये जो थर्ड सिचुएशन है और जो फिफ्थ सिचुएशन है काफ़ी इंटरकनेक्टेड है। जैसे कि अगर आप बात करो तो इलेक्शन जीतने पे तो अमाउंट नहीं दिया जाता है, साथ ही अगर वो इलेक्शन जीतता है और 1/6 वोट्स उसको ना भी मिले तो भी उस सिचुएशन में उसको वो अमाउंट वापस लौटा दिया जाता है, ठीक है। और एक और सिचुएशन बनती है कि वो इलेक्शन अगर ना जीते, यानी कि अगर यहाँ पे किसी भी तरह को लूज करता है सिचुएशन को या इलेक्शन को, तो फिर वहाँ पर लूज करने के बावजूद अगर उसने 1/6 वोट्स हासिल कर लिए हैं इलेक्शन में, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो अमाउंट उसको वापस रिफंड कर देता है। जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट या फिर जो भी बेल अमाउंट था या फिर जो भी इलेक्शन डिपॉजिट अमाउंट था, आप उसको कुछ भी कह सकते हो, वो अमाउंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोबारा रिफंड करेगा उस रिप्रेजेंटेटिव। एडवांटेज की अगर बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज है कि जो भी कैंडिडेट रिप्रेजेंटेटिव जो है तो वो अमाउंट लूज करता है तो इसको गवर्नमेंट को बहुत बड़ा बेनिफिट है। आपको लगता होगा 5-10 हज़ार 15 हज़ार रुपये का कोई अमाउंट लूज भी कर रहा है कोई कैंडिडेट, तो गवर्नमेंट को उससे क्या फर्क पड़ेगा? गवर्नमेंट का कैसा पैसा बच रहा है? हज़ारों रुपये, हज़ारों करोड़ों रुपये खर्च हो जाते हैं। तो ऐसे में देखिए कि आपको ये लास्ट वाला फैक्ट जब बताया जाएगा तब आपको समझ आएगा कि कितना पैसा बच रहा है, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मली बात करें तो एक अगर नॉन सीरियस कैंडिडेट के लिए अगर हम बात करें कि अगर वो चुनाव लड़ रहा है, तो नॉन सीरियस कैंडिडेट के लिए भी जो सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, जो पेपर वर्क होता है, जो से प्रॉपर्टी प्रूफ देने पड़ते हैं, या उसके अलावा वॉट एवर जो भी सारी चीज़ें उसके लिए होती हैं, तो ये एक तरह से एक्स्ट्रा खर्चा है, क्योंकि वो कैंडिडेट तो ना सीरियस है, उसके जीतने के चांसेस ना के बराबर है, ठीक है। तो ऐसे में उसके लिए जो भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो पैसा गवर्नमेंट अपनी जेब से क्यों देगी? तो ऐसी सिचुएशन में जो भी कैंडिडेट नॉन सीरियस होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मान लो आप कि किसी वार्ड में 10 जने खड़े हो गए होंगे, लेकिन जीतेगा तो कोई एक ही, ठीक है। और जिसमें 1/6 वोट लेने वाले तो ऑलमोस्ट 6 ही होंगे। अगर मान लो कि सबको बराबर वोट भी मिल जाते हैं, जैसे तो ऐसा होता नहीं मेजोरिटी जीतेगा इसी, लेकिन अगर बराबर में मिलते हैं तो 10 में से आप मान के चलो कि 5 या 4 जो होंगे जो अपना वोटिंग परसेंटेज मेंटेन करने में कैपेबल रह जाएंगे, तो बचे हुए जो कैंडिडेट होंगे उनका पैसा तो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो यानी कि वो गवर्नमेंट के पास जो पैसे जा रहे हैं कहीं ना कहीं वो इलेक्शन में खर्च होने वाले पैसे में गवर्नमेंट को हेल्प ही कर रहा है, यानी कि उन पैसों में कहीं ना कहीं वृद्धि कर रहा है जो गवर्नमेंट के बचते हैं, ठीक है।
साथ ही साथ इक्वल चांस ऑफ फाइट, यानी कि क्या है कि अगर कोई कैंडिडेट, जैसे बात हुई थी कि 5-10-15 हज़ार रुपये के अमाउंट से किसी रिप्रेजेंटेटिव को क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन अगर कोई गांव का कैंडिडेट है, सपोज किसी वार्ड मेंबर है कोई, या कोई गांव का कैंडिडेट है जो इतना कैपेबल ही नहीं है, तो उसके लिए 10-15-25 हज़ार रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। तो ऐसे में हर व्यक्ति चुनाव में खड़ा होने के लिए कैपेबल हो सके, तो ये अमाउंट इतना ही रखा गया है कि कोई बैकवर्ड से बैकवर्ड क्लास का इंसान भी होगा तो वो इतना अमाउंट तो जुटा ही लेगा, चाहे खुद से जुटा लेगा या फिर वो किसी सोसाइटी की मदद से या अपने आसपास के लोगों की मदद से इतना अमाउंट तो अरेंज करिएगा, ठीक है। साथ ही साथ ये इलेक्शन पोस्ट पर भी सीधा सीधा फर्क पड़ता है। ये दोनों जो पॉइंट है ये लास्ट वाले फैक्ट से बहुत इंटरेस्टिंग है कि फैक्ट जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको अभी यहाँ तो लग रहा होगा कि इतना बड़ा कौन सा अमाउंट हो जा रहा है तो गवर्नमेंट को मदद मिल रही है, लेकिन ये अमाउंट लास्ट तक जाते जाते बहुत बड़ा हो जाता है। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद यहाँ लिख भी ना पाए मल्टीप्लाई है, ठीक है। साथ ही साथ अगर डिसएडवांटेज की बात की जाए तो एक तो स्ट्रॉन्ग डिस्करेजमेंट है अगर किसी के, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में वर्ड ही आपको बताया था, अगर किसी को बोला जाए तेरी जमानत जब्त हो गई तो ऐसा तो नहीं सोचेगा मैंने से कौन सा बड़ा कोई गुनाह कर दिया जो जमानत जब्त हो गई। तो जमानत जब्त शब्द ही ऐसा है कि जैसे बहुत बड़ा कोई आपने मतलब कह सकते कांड कर दिया हो, ठीक है। लेकिन स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट क्या है, अभी एक तो सबसे बड़ी बात है कि चुनाव हारना, और दूसरी बात है कि जो आपका डिपॉजिटेड मनी है वो भी गवर्नमेंट के पास चला जाता है, यानी कि आपने चुनाव लड़ा उसके लिए ज़्यादा सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो भी गवर्नमेंट के पास रह जाएगा। साथ ही साथ इमेज लॉस तो होता ही है आपका, अगर आप मान लो किसी कैंपेनिंग के थ्रू या नेगेटिव कैंपेनिंग के थ्रू आपको बाहर ही डाल दिया जाता है, ठीक है, तो ये इमेज लॉस हो सकता है आपके लिए। या फिर अगर गवर्नमेंट आपका अमाउंट रख लेती है तो जैसे कि मैंने बोला वर्ड जमानत जब्त होना, तो एक तरह से बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट है कि आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है जो आपने दिया है चुनाव लड़ने के लिए वो भी गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिया एज आप 1/6 वोट भी जुटा नहीं पाए इलेक्शन में, ठीक है। साथ ही साथ एक पोटेंशियल कैंडिडेट जो है वो ओडीएस बन के रह जाता है, यानी कि इससे एक डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर ये अमाउंट हालांकि वैसे तो कम ही रखा गया है, लेकिन अगर फिर भी कोई नॉर्मल कैंडिडेट हो या वो इतना भी पैसा ना जुटा सकता हो या वो अनएम्प्लॉयड हो लेकिन वो कैपेबल हो पॉलिटिक्स में आने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में जो पोटेंशियल कैंडिडेट है वो यहाँ पे सिर्फ ऑडियंस बन के रह जाते हैं, या तो सिर्फ वोटर बन के रह जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव बनने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इलेक्शन डिपॉजिट का खर्चा ही नहीं है, आगे होने वाले कैंपेनिंग के खर्चे हैं, ठीक है, आगे हर चीज़ के खर्चे हैं जो कि आपको इलेक्शन एडवर्टाइजमेंट वगैरह में सब चीज़ों में हर जगह पैसा लगेगा। तो कोई भी पोटेंशियल कैंडिडेट है तो वो तो सिर्फ ऑडियंस बन के ही रह जाएगा या फिर वोटर बन के रह जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ अब एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, यानी कि आपको लगा होगा एक रिप्रेजेंटेटिव आपने लोकसभा और विधानसभा का तो देख लिया कि लोकसभा में आपको 25,000 रुपये देने पड़ते हैं, विधानसभा में आपको 10,000 रुपये देने पड़ते हैं, लेकिन अगर कोई प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहा है तो क्या उसको भी ऐसा अमाउंट देना पड़ता है? क्योंकि हाँ एक्चुअली में वो भी तो कहीं ना कहीं से किसी पार्टी की सपोर्ट से विदाउट सपोर्ट से खड़ा हो रहा है इलेक्शन में। तो इसमें दो सिचुएशन है, अब यहाँ पे कोई रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी नहीं है, इस वजह से सिचुएशन डायरेक्ट ऐसी है कि अगर जो प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है वो किसी पार्टी से नॉमिनेटेड है, यानी कि कोई पार्टी ने उसको विशेषकर सपोर्ट प्रोवाइड करा है या किसी पार्टी ने उसको नॉमिनेट करा है, रिकमेंड करा है, तो अगर वो पार्टी सपोर्ट से लड़ता है तो उसको इस चुनाव के लिए इस इलेक्शन के लिए उसको 5,000 सिक्योरिटी अमाउंट देना है। लेकिन अगर वो किसी बिना पार्टी सपोर्ट के खड़ा होता है तो ऐसे में फिर जो उसको अमाउंट देना पड़ेगा वो होगा 15,000 रुपीज़, ठीक है। हालांकि बहुत बड़े पद के लिए चुनाव होते हैं, अमाउंट तो बहुत छोटा है लेकिन फिर भी, और जो आप मान के चलिए कि जो उस पद के लिए जा रहा होगा राष्ट्रपति पद के लिए, तो इतना अमाउंट तो बहुत बड़ी बात है नहीं, क्योंकि एक सैलरी होने वाली 5 लाख रुपीज़ पर मंथ सैलरी होती है, स्टिल बड़ी जिम्मेदारी है। फिर उसके लिए भी इन्होंने एक इस रूल में जो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसमें प्रेसिडेंट को भी शामिल किया है कि अगर आपको प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना है तो पार्टी सपोर्ट से 5,000 और विदाउट पार्टी सपोर्ट से आपको 15,000 का अमाउंट पे करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ठीक है। नेक्स्ट एक फैक्ट की बात करें, यहाँ पर जो बात हो रही थी कि इतना बड़ा तो कोई अमाउंट है नहीं कि गवर्नमेंट को बहुत बड़ी कोई मदद हो रही है, तो इससे एक फैक्ट से आपको पता चलेगा कि जो 11 लोकसभा के चुनाव हुए थे 96 के, ठीक है, तो उस लोकसभा चुनाव के अंदर जिसमें कांग्रेस डिफीट हुई थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी, ठीक है, बहुत थोड़े समय के लिए बनी थी, तो ऐसे में जब ये चुनाव हुए तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी संख्या थी 13,952 कैंडिडेट, यानी कि जिसमें हम बात करो 13,952 कैंडिडेट खड़े हुए थे, जिसमें से 12,688 यानी कि 12,688 कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई है, ठीक है। जिससे टॉपिक स्टार्ट किया था उसी का लास्ट में जमानत जब्त हो गई है का मतलब इनका बेल अमाउंट या फिर इनका सिक्योरिटी डिपॉजिट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा रख लिया गया। तो आई होप इस टॉपिक से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता चुका हूँ, सारे फैक्ट भी बता चुका हूँ। अब तक पे ये सबसे बड़ा अमाउंट है जो कि 11 लोकसभा में 1996 में जमा कर लिया गया था गवर्नमेंट द्वारा। बाकी लगा के देख लीजिए कि अगर इन लोकसभा चुनाव की बात हो रही है तो इसमें आप ऑलमोस्ट 25,000 से मल्टीप्लाई करनी चाहिए इस अमाउंट को, आपको पता चल जाएगा कितना बड़ा अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट का चलेंगे और इलेक्शन में कितना हेल्प हुआ होगा, यानी कि अमाउंट गवर्नमेंट का कितना बचा होगा, ठीक है। यहाँ से इफेक्ट भी
आपको प्रूव करता है कि एडवांटेज कितना बड़ा है यहाँ पे, हमें इतने सारे कैंडिडेट्स का इतना सारा पैसा गवर्नमेंट के पास चला गया। ठीक है, आई होप कि मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में इस टॉपिक पे दे दी है। आगे आने वाली वीडियोस में, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, मैं धीरे धीरे करके सीरीज बनाऊंगा, जैसे करूँगा आपको अपडेट देता जाऊँगा। नमस्कार, थैंक यू।